नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। चार ऑप्शन दिया गया था आपको, है ना। ये अपवर्तनांक दिया गया था, जैसे कि पानी से भरा टब, इसका अपवर्तनांक 1.33 है, इसमें ज़्यादा होगा। या तो 1.43 अपवर्तनांक वाले पदार्थ में होगा, या तो 1.53 अपवर्तनांक वाले पदार्थ में होगा, या तो 1.64 कांच के गिलास में किस में प्रकाश की चाल अधिक होगा। ठीक है, अब इसके अनुसार इसमें आंसर देना था। तो इसको आंसर कैसे देते हैं, देखिए जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। यानी यहाँ पूछा क्या, ज़्यादा। तो जिसमें देखेंगे इस चारों में से अपवर्तनांक जिसका कम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि किसका कम है। जिसका कम रहेगा अपवर्तनांक उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो कम कितना, ये वाला सबसे कम है ना, 1.33। तो 1.33 पानी से भरा टब, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 1.33 ये सभी में से कम है। तो जिसका अपवर्तनांक कम है प्रकाश की चाल उसमें उतना अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 1.33 पानी से भरा टब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, आप अच्छे से समझिए। फिर नहीं, इसको याद भी रखना है हमेशा। कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और लगता है भारी, लेकिन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। क्यों, उसमें सिंपल देखिएगा, सबसे कम जिसमें है उसमें ज़्यादा होगा। मान के चलिए कल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, और इसी तरह अपवर्तनांक दे देगा, तो जिसका अपवर्तनांक देखना है सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। घनत्व ज़्यादा वाले माध्यमों का पदार्थ भी अक्सर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें क्या है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था कि प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगा, तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिंपल अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, तो ये निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, देखिए क्योंकि वो उसमें वहाँ पर कुछ होता ही नहीं, कुछ रुकावट होता ही नहीं है। जैसे यहाँ रुकावट है, अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल कम है। तो उसी प्रकार निर्वात में कुछ है ही नहीं, जैसे धूल कण ये सब वहाँ पर नहीं है, तो ये प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसका कारण क्या है, तो निर्वात में कम सघन माध्यम है, और निर्वात में प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, ध्वनि की चाल पूछेगा सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है ठोस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। सबसे अधिक गति होता है ठोस में ध्वनि का, और उससे कम होता है द्रव में, और उससे सबसे कम होता है गैस में ध्वनि की गति। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। प्रकाश के बारे में कुछ और जानते हैं, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है जिस टॉपिक से, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, अन्य अलग अलग शिफ्टों में। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रकाश की बात और करते हैं, तो क्या करेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा सिंपल अगर पूछे हवा में ध्वनि की चाल अगर पूछे, तो हवा में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बात करते हैं फिर प्रकाश की। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। याद रखना है, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था, अगर पूछा जाए तो याद रखना है रोमर ने मापा था। प्रकाश की चाल को रोमर ने कब मापा था, ये भी पूछा जाएगा, तो 1676, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मतलब किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन रहा। तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अच्छा संस्कृति मंत्रालय से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर में, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभी वर्तमान में जैसे कि शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो 9 है ना। पहले था 8, लेकिन 6 को शामिल किया है। 6 नृत्य को शामिल करने के बाद शास्त्रीय नृत्य कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आता है क्या कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभी शास्त्रीय भाषा कितना है, तो 11 है। ठीक है, पहले था 6, 5 और जोड़ा है, तो 11 अभी शास्त्रीय भाषा है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है, तो सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग हेपेटाइटिस है। देखिए संक्रमणकारी रोग में क्या है, रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे वायरस, जीवाणु, कवक वगैरह के कारण होने वाले विकार होते हैं। ये रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकते हैं। संक्रामक रोगों के कुछ उदाहरण में रखना है, जैसे कि छोटी माता, चेचक, हैजा, ये सब संक्रामक रोग है ना। डेंगू, ज्वर,
सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ये सब संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? ठीक है, तो परजीवी पौधे के बारे में पूछा था, तो ये सब क्या परजीवी पौधा, जैसे अमरबेल, डोडर है ना, रेफ्लेसिया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री, अर्नोल्डी, ये सब परजीवी पौधे के उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपने पोषण की कुछ या तो सभी जरूरतें दूसरे जीवित पौधे से लेते हैं। ये पौधे एंजियोस्पर्म का करीब 1% हिस्सा बनाते हैं और लगभग हर बायोम में पाए जाते हैं। परजीवी पौधा में याद रखना अमरबेल, तो याद रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है। अगर मान के चलिए आज पूछ लियागा ये वाला, ठीक है, कल ऑप्शन दूसरा दे दे कि इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है, तो याद रखना अमरबेल, डोडर, रेफ्लेसिया, ये सब परजीवी पौधा है ना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री और अर्नोल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शक्ति का ज्ञात करने का सूत्र, मतलब कि पूछा था आपको विद्युत से रिलेटेड है ना, प्रतिरोध या विद्युत से रिलेटेड विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो होता है P, देखिए होता है क्या, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या तो बराबर में होता है P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो ये होता है दोनों होता है। ठीक है, तो शक्ति बराबर दोनों सूत्र होता है, या तो P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, या तो बराबर में, या तो समझिए ये P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटा आर। तो ये ऑप्शन में था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, P बराबर V स्क्वायर बटे आर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और ओम का नियम से ये भी, इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इसको भी, V बराबर क्या होता है I इंटू आर। ठीक है, वोल्टेज दे देगा और आपको I भी दे देगा है ना, धारा रेसिस्टेंस पूछ देगा, पूछेगा वोल्टेज कितना, मान के चार दे दी धारा और रेसिस्टेंस आर दे दिया, जो आर दे दिया आपको 6, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज पूरा 4 6 24 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों याद रखना है ना, V बराबर आई आर और P बराबर V स्क्वायर बटा आर, इसका दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख पहले होता था, अब कितना कर दिया गया, तो 20 लाख रुपए कर दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पिछले भी कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या शुरुआत हुआ था तो उससे क्वेश्चन आया कि शिशु योजना के तहत कितना लोन दिया जाता है, किशोर योजना के तहत, तरुण योजना के तहत, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार नहीं बता रहे, पीछे मतलब पिछले सालों में कोई एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था क्वेश्चन, ये आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो शिशु योजना के तहत कितने तक लोन दिया जाता है, 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें पूछा जाता है, ध्यान रखना है। किशोर ऋण के तहत कितने तक का लोन दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। तरुण के तहत कितना जाता है, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक दिया जाता है, लेकिन अब कितना कर दिया, 20 लाख तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि तरुण जो है ऋण के तहत कितने 10 लाख रुपये को कितने तक बढ़ाकर कर दिया, तो 20 लाख रुपये कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, TCS, जो एग्जाम लेती है रेलवे SSC का, वो ये TCS ही है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है, तो ये IIT बॉम्बे के साथ किया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट परी है ना, PARI, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट परी या तो पारी भारत के सार्वजनिक कला की शुरुआत कहाँ किया, तो प्रोजेक्ट परी की शुरुआत कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी अगर हो तो। देखिए, भारत संस्कृति सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस योजना की शुरुआत किया था, तो परी योजना की शुरुआत किया था। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति की बैठक 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट पारी की शुरुआत किया था। अब यहाँ से देखिए चीज़ें जब पढ़ते हैं ना पूरा स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन वहाँ से बनता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि विश्व धरोहर समिति की 46वां सत्र का बैठक कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोजेक्ट परी जो है क्या उद्देश्य क्या है, दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टि को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना है। तो ये मेन उद्देश्य किस राज्य का सौंदर्यीकरण, ये ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट परी के तहत दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाना, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चतुर्थ समानुपात से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, हम शुरू से बता रहे हैं। जो लोग रेगुलर हैं आपको मालूम है कि हम डेली बता रहे हैं कि द्वितीय समानुपात पूछेगा तो A/B, तृतीय समानुपात पूछेगा तो B स्क्वायर बटा A, और चतुर्थ समानुपात में बताते हैं, जैसे A अनुपात B दे दिया, फिर समानुपात
सी और डी है। तो आप पूछ देगा, किसी का मान पूछ दिया, जैसे यहाँ एक्स का मान पूछ दिया, तो क्या करते हैं, ए बट्टा बी बराबर में लिखते हैं ये सी बट्टा डी। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। क्या होगा, अब एक्स का मान पूछ दिया है, तो ये 7 बट्टा क्या लिखेंगे 12 है ना, 7 बट्टा 12, फिर 21 बटे एक एक्स लिख देंगे, 21 बटे एक्स। तो अब इसको काटेंगे 7 या 21। अब एक्स का मान एक्स इधर लाते हैं और एक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ती है 36 है ना, एक्स का मान क्या होगा 36, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्कोर क्या है। स्कोर पूछे तो आंसर क्या हो गया 63.99। ठीक है, 63.99 स्कोर पूछे तो, अगर रैंक पूछे तो 109वां है ना। साल 2024 की सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक है 109वां और स्कोर कितना है 63.99। तो जो भी होगा आप आंसर किए होंगे। ठीक है, ये दोनों में से सही है, करेक्ट है। जाइलम का कार्य क्या है, जाइलम का देखिए, जाइलम हो फ्लोएम हो, उत्तक के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बता भी रहे हैं शुरू से कि पादप उत्तक हो गया, जैसे कोलेंकाइमा, स्क्रेलेंकाइमा, प्रेंकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब उत्तक के से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार लगातार। ठीक है, तो जाइलम का कार्य क्या है, मेन कार्य है जल को वहन करना है ना। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, ये पौधे के यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, जल का वहन करता है, ये इसका मेन कार्य है। ठीक है, और क्या है, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो देखिए जो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में शायद यही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ना, जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक ले जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, भोजन संग्रह करता है और किनारे की और पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखिए, पौधों में जल का वहन कौन करता है, जाइलम, और भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फूड, फ्लोएम, जल, जाइलम, ऐसे रिलेट कर लेना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा था, तो प्रथम 10 अभाज्य लिख लेना है, आराम से लिख लीजिए, उसको जोड़ दीजिए और औसत पूछा 10 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या पहले आपको मालूम है, बता रहे हैं शुरू से, कि वैसी संख्या जिसमें खुद से और 1 से विभाजित होती है और किसी और से नहीं, जैसे कि 2, जैसे 3, और उसके बाद क्या होगा 5, 7, उसके बाद क्या होगा 11, ये सब क्या है खुद से और 1 से विभाजित होती है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ बीच में 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये मालूम है अभाज्य संख्या ये सब है। फिर इस तरह से आइएगा तो कितना आएगा लास्ट में 29 तक, सबको जोड़िएगा तो आएगा आपको 129 टोटल। ठीक है, जैसे ये प्रथम जो पहली 10 अभाज्य संख्या ये है ना, ये इसको जोड़िएगा टोटल तो आएगा 129, इसमें 10 से भागा दीजिए तो आंसर कितना आ गया 12.9, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या बताइए, तो ये वाला इतना हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अच्छा अभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन पीछे भी शिफ्ट में आया था, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये क्या है, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 2 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से और 1 के अलावा किसी से कटे। ठीक है, तो वो होता है भाज्य संख्या। जैसे 4 है, ये 1 और स्वयं से कटता है, फिर 2 से भी कटता है, तो वो होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, आपको निकालना ना पड़े, आसानी से बना दे, तो ये 100 तक वो कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, और 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या हैं, अगर भूल जाएँ तो निकाल लीजिएगा आसानी से। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, जैसे कोई रुका हुआ, जैसे कि खींचा हुआ रबड़ स्थितिज ऊर्जा है, और चलता हुआ गोली, इसमें क्या गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है mgh, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ से भी सूत्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान में अगर 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 2 गुना ही होगा। ठीक है, लेकिन वेग में अगर 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² है ना, v 2 गुना करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको नंबर देगा, है ना, नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा कि m द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान है और 5 है और h ऊंचाई की सतह से ऊंचाई उसका 8 है, तो mgh इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है mgh, तो m का मान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कितना 5 दिया हुआ है, m है 5, उसके बाद g कितना, g स्मॉल g का मान कितना 9.8 होता है, तो 9.8 अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको 10 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर h कितना है, तो 8 है, तो इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 5 × 8 = 40 और 10 कितना हुआ
400। ठीक, नेक्स्ट है ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी टहनी से नया पौधा उगाया जा सकता है? तो गुलाब को क्या टहनी से भी नया पौधा उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है, ये किसका नियम है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछेगा कि जैसे कि अगर गोली छोड़ते हैं तो बंदूक जो है उसको पीछे की ओर झटका मारता है, वो किसके कारण होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, ये सब उदाहरण से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे जो रॉकेट चलता है, जैसे कि चलता है तो वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, न्यूटन के तीनों गति का नियम याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया? तो 3 नियम दिया। या तो पूछेगा गति का 3 नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। और तीनों नियम कौन कौन सा है? देखिए, पहला कौन सा है कि यदि कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है तो वो अस्थिर ही रहना चाहेगी, और या तो गति में, तो गति में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और न्यूटन के गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम से और क्या याद रखना है? पहला नियम से जो न्यूटन का गति के बल की परिभाषा निकलती है, और दूसरा नियम से बल का फॉर्मूला निकलता है ना, बल का सूत्र निकलता है, F बराबर m है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और तीसरा जो नियम है क्या है? तीसरा नियम के हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एक संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या पूछा, तो कितना होता है? 53 पिकोमीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 53 पिकोमीटर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु भार पूछे तो 1.008 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी अपने आप अति महत्वपूर्ण है, इससे कई क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे इसको बारे में सब पूरा जानिए हाइड्रोजन के बारे में। जैसे पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व हाइड्रोजन है, और सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, और हाइड्रोजन से क्या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो गैस है या तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है। सूरज और तारा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का नीचे गिरना ये किस कारण होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे कोई वस्तु गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में याद रखना क्या, इसका सूत्र क्या होता है? बल बराबर F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा डी स्क्वायर। ठीक है, कभी डी स्क्वायर दे या तो आर स्क्वायर देता है यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका आपको है ना मालूम, इसका मात्रक पूछा गया था एक बार कि जो कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक क्या होता है? तो होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। या भी कभी क्या कैपिटल G का मान पूछ लिया जाता है तो वो भी याद रखना। कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह बिंदु जहाँ पर द्रव ठोस में बदल जाती है क्या कहलाता है? जब द्रव है ना क्या करता है? द्रव ठोस में बदल जाता है। ठोस में बदलेगा क्या होगा? हिमीकरण। द्रव जब बदलेगा ठोस में तो क्या कहलाता है? हिमीकरण, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये बता चुके हैं ना, एक संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है जो अलग होकर अपनी नई संरचना का निर्माण करता है? तो वो है खमीर यानी ईस्ट। एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग होकर एक नई संरचना का निर्माण करता है। नेक्स्ट मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से का प्रयोग किया जाता है? आपको इसी एग्जाम में, यानी कि जो एग्जाम का ये चल रहा है जो पीरियड चल रहा है 19 तारीख से स्टार्ट हुआ, इसी में आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको बता चुके हैं। कौन सी को अच्छा से बताए थे आपको कि जो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छा से बताए थे कि कन्फ्यूजन ना हो, आएगा क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। तो कैसे याद करना है? 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पूछा 3 लीटर वाला, तो 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। ठीक है, कितने प्यार से आपको 2-3 बार बताए थे। तो वही क्वेश्चन देखिए आज पूछा गया है।
तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया मायोपिया किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना कौन सी घटना का कारण है। तो वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना ये टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देता है ना। इसका कारण क्या है, टिंडल प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टिंडल प्रभाव, है ना। यह घटना तब होती है जब प्रकाश किरणें धूल के कणों से टकराकर प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कोशिका में कौन सा भाग है जो जीवन के अंदर, है ना, जीव द्रव्य या तो जीवन के अंदर नहीं आने देता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह चीज़ों को अंदर और बाहर आने को नियंत्रित करती है और कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत से बनी होती है। कोशिका के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम आपको बता भी रहे हैं कोशिका के बारे में सारा चीज़। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक जब भी नाम आए 3 नाम याद रखना तुरंत आपको, रॉबर्ट हुक या कोशिका खोज, कोशिका के केंद्र खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन, और एक है रॉबर्ट कोच, उसने क्या किया, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किया था। रॉबर्ट कोच, है ना, रॉबर्ट कोच किया था टीबी के बैक्टीरिया की खोज। और रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के केंद्र की खोज, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, और रही बात कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सलाडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत सलाडेन एवं स्वान ने दिया था, ये ध्यान रखना है। और कोशिका के बारे में और क्या बताएं, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो शुक्राणु। सबसे मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी फिर से समझिए, देखिए सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था, तो बाल्थर फ्लेमिंग ने किया था 1882 में, है ना। बाल्थर फ्लेमिंग ने किया था कोशिका विभाजन की खोज। तो इतने सारे चीज़ें आपको कोशिका से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है गर्मियों में लोग अपनी छत या तो खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं। गर्मियों में लोग छत और फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी वाष्पित होता है, जिसके लिए उष्मा फर्श तथा छत से लेता है और ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श तथा छतों को ठंडा रखने के लिए लोग गर्मियों में इन पर पानी छिड़कते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मनु भाकर से 2-3 प्रश्न आ चुका है ना पहले भी। तो मनु भाकर ने अभी पूछा क्या कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीता, तो ये 2 पदक जीता है ना। कुल मिलाकर भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। ठीक है, 6 पदक जीते, और जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक है। मनु भाकर ने पेरिस जो ओलंपिक 2024 है इसमें भारत के लिए पहला पदक जीता, उन्होंने कांस्य पदक जीता, और ओलंपिक शूटिंग में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने अनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है, तो वह केंचुआ और घोंघा, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आपको ऑप्शन में था शायद, तो घोंघा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है घोंघा। ठीक है, तो क्या करता है ये, अपने अनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है, तो केंचुआ और घोंघा। नेक्स्ट है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण आपको जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, रेत और तेल का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। रेत और तेल का, और रेत और जल का, रेत और लोहे का मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। चीनी और नमक का मिश्रण, और दाल के दानों और गंदगी के कणों का मिश्रण, आयोडीन नमक, चीनी और रेत का मिश्रण, और कोला में बर्फ़ के टुकड़े। ठीक है, ये विषमांगी, अच्छा विषमांगी मिश्रण जो है इसको पहचानने का तरीका क्या है, विषमांगी मिश्रण में संयोजन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण की संरचना या रचना एक जैसी नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथकारी सीमा स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब अच्छा से मिलता नहीं है ना, घुलता नहीं है वो। नेक्स्ट है, हाइड्रा और अमीबा, इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज भी पूछा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कल के आपको एनालिसिस में आपको हाइड्रा और अमीबा के बारे में पूरा अच्छे से बताए थे, और ये मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा
ये प्रजनन करता है, ये भी चीज़ें बताए थे और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग एनालिसिस देख रहे हैं वो इनका सही होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है कहाँ? हाइड्रा में। हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाले जीव हैं। हाइड्रा और ईस्ट दोनों मुकुलन द्वारा, यानी कि कभी वो इंग्लिश में देगा तो बडिंग। ठीक है, तो ये दोनों क्या मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा एक छोटा पीने पानी का छोटा मीठे पानी का जीव है। हाइड्रा में प्रजनन मुख्य रूप से मुकुलन यानी कि बडिंग के जरिए होता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से ज़्यादा छोटे बल्ब जैसे कि अनुमान शरीर में बाहर निकलते हैं, जिन्हें कलियां कहा जाता है। कली मूल शरीर से अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ईस्ट भी मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। मुकुलन क्या? अलैंगिक जनन है ना, ध्यान देना। तो इस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और एक उभार बनता है जिसे मुकुल यानी कि बड कहते हैं। और मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन अगर आता है कि अमीबा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो अमीबा में द्विआधारी यानी कि बाइनरी विखंडन अलैंगिक विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधन कहलाता है, ये गलत है ना। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वाधन कहलाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधन किसको बोलते हैं? ठोस से सीधे गैस में जो बदल जाता है वो ऊर्ध्वाधन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधन नहीं बल्कि इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। अच्छा, किसी द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वो हिमीकरण कहलाता है। कोलाइड के बारे में पूछा जा रहा है रेगुलर, है ना। कोलाइड की विशेषता आपको जानते हैं तो आसानी से बन जाती है ना। कोलाइड के बारे में पूछा, कोलाइड की क्या विशेषता है? तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार है ना 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड में कणों के यादृच्छिक गति को ब्राउनियन गति कहता है। और कोलाइड में प्रकाश की किरणें बिखरती है जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं। और कोलाइड के कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। और कोलाइड के कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलाइड के कणों को कैसे अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका फर्स्ट शिफ्ट का पूरा जो होता है एनालिसिस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।